Hello, friends. Good morning, all of you. And today we are going to read about Maurya period. Today we will learn about Maurya history on Maurya dynasty and Magadha dynasty and all information related to examinations. Students and friends, today we are going to understand about Maurya period and about more questions, more informations about Magadha and dynasty, and there is all about of information of history. Let's go and start now. Here is topic about Maurya period 322 to 185 BC. Source of Mauryan history, हिंदी में बोलते हैं सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री को बोलते हैं कि मौर्य इतिहास के स्रोत क्या हैं। लिटरेसी सोर्स की बात करते हैं कि जो लिटरेसी सोर्स हैं, जो एक प्रमाणित साक्ष्य हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य जी द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र उनकी पुस्तक है। It is the most important literacy source for the Mauryas, and it is a treatise on government and polity. It gives a clear and methodological analysis of political and economic condition of the Maurya period. Kautilya's अर्थशास्त्र the most important literacy source for Maurya period, and it give a clear methodological analysis of political and economic condition of Maurya period. यानी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये आपको एक बहुत ही अच्छा एक लिटरेरी सोर्स है जो कि गवर्नमेंट एंड पॉलिटी के बारे में डिस्कस करता है। आपकी मगध डायनेस्टी के दौरान मौर्य पीरियड के बारे में, मौर्य पीरियड के ड्यूरिंग टाइम में क्या क्या हुआ, उस टाइम पीरियड में किस तरह की पॉलिटिकल व्यवस्थाएं थी, सिस्टम क्या था, इकोनॉमिकल सिस्टम क्या था, उन सभी कंडीशंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कौटिल्यस अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज की जो इंडिका नामक बुक है उसके बारे में देखते हैं। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेलिकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो कि एक राजदूत था सेलिकस निकेटर का, और वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। हिज इंडिका इज फॉरमोस्ट अमोंग ऑल द फॉरेनर्स अकाउंट फॉर मौर्यस। यानी हिज इंडिका, उसकी जो इंडिका पुस्तक है, वो इंडिका जो किताब है वो सभी विदेशियों के लिए, मतलब एक मौर्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई उस इंडिका ने। बट इट्स ओरिजिनल कॉपी इज लॉस्ट। लेकिन क्या है कि इंडिका की जो ओरिजिनल कॉपी है वो लॉस्ट हो गई, एंड इट हैज़ सर्वाइव्ड ओनली एज कोटेशन इन द टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक राइटर्स सच एज स्ट्रेबो, डायोड्रस, आयरियन, प्लूटार्च एंड ये प्लूटार्क है, प्लूटार्च नहीं है, एंड लैटिन राइटर सच एज प्लिनी है एंड जस्टिन है। इट रेफर्स टू मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, 7 कास्ट सिस्टम एंड एब्सेंस ऑफ स्लेवरी एंड यूजुअली इन इंडिया ईटीसी। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो मेगास्थनीज की इंडिका बुक है, वो इंडिका बुक है, वो उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो लॉस्ट हो गई थी, एंड उसका जो क्वोटेशन है वो ही चल रहा है, जो कि अलग अलग लैंग्वेज में है ग्रीक राइटर्स के साथ में। जैसे कि ग्रीक राइटर्स को जानते हैं स्ट्राबो एंड डियोडोरस एंड एरियन एंड प्लूटार्क, एंड लैटिन राइटर है जैसे प्लिनी है, जस्टिन है। तो इन सभी, ये सभी क्या है, उसको कोटेशन के आधार पर शो आउट करते हैं। अदरवाइज मेगास्थनीज की जो इंडिका की ओरिजिनल कॉपी है वो क्या हो गई है, गुम हो गई है। एंड मेगास्थनीज कौन था, हु वॉज मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेलिकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य।
नेक्स्ट चलते हैं आगे। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त द्वारा रचित एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। दो इट वॉज राइटिंग ड्यूरिंग गुप्त पीरियड, इट डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्त मौर्य गेट चाणक्य's assistant to overthrow the Nandas. Beside this, it gives an excellent account of the prevailing socio-economic conditions. विशाख दत्त द्वारा जो लिखित पुस्तक है, वो लिखित पुस्तक हालांकि क्या है कि गुप्त काल के दौरान लिखी गई थी, लेकिन क्या है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के या चाणक्य के किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग देना और जो नंद वंश है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना, तो इन सब चीज़ों का एक बेहतरीन तरीके से मुद्रा राक्षस नाम की जो पुस्तक विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, उसके अंदर पूरा एक सामाजिक आर्थिक कंडीशनल चीज़ों को शो आउट किया गया है। उसमें किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मिलकर के चाणक्य ने नंद वंश को ओवरथ्रो कर दिया, और कई सारी चीज़ें हैं जो गुप्त डायनेस्टी के साथ साथ में उन्होंने मौर्य डायनेस्टी के बारे में भी इसमें वर्णन किया है। इसके अलावा बात करें पुराणाज यानी पुराणों की, तो पुराणों में क्या है कि पुराणों के द्वारा भी हमें मौर्य डायनेस्टी या मौर्य पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती है। दो दे आर ए कलेक्शन ऑफ लेजेंड एंटर स्प्रेड विद रिलीजियस टीचिंग्स, दे गिव अस द क्रोनोलॉजी एंड लिस्ट ऑफ मौर्यन किंग्स। पुराणों में भी कई सारी बातें हैं जो कि मौर्य किंगों के बारे में, मौर्य राजाओं के बारे में शो आउट करती हैं, और उनकी जो टीचिंग रिलीजियस टीचिंग है, कहने का मतलब धार्मिक गतिविधियां हैं, तो उन सभी से हमारा परिचय करवाती हैं। तो पुराणों में भी मौर्य पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बुद्धिस्ट लिटरेसी की बात करते हैं। इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट Jatakas, a part of Kudak Nikaya of Sutpitaka, which describe 549 stories of Buddha's previous births. ये मतलब एक पुस्तक है जटाकाश, ठीक है। इस पुस्तक में क्या है कि आपको 549 कहानियाँ वर्णित की गई हैं जो कि बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित कहानियाँ हैं। रिवेल ए जनरल पिक्चर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मौर्य पीरियड, जो कि वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक दृश्यात्मक मतलब एक दृश्य को उद्घाटित करती हैं। एंड सेलोनीस बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स दीपावामसा एंड महावामसा describe the part played by Ashoka is spreading Buddhism to Sri Lanka. किस तरीके से अशोक के जो दो बच्चे थे जो कि दीपावामसा और महावामसा, जो कि जिनके बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है, बुद्धिस्ट क्रॉनिकल थे, तो उनके बारे में भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। उन्होंने क्या है कि जो किस तरीके से एक बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक फैलाया, ठीक है। तो ये कई सारे वर्णन है जो कि आपकी मौर्य पीरियड की अच्छाई को दर्शाते हैं। जैसे है तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्य वदन ना गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अशोक एंड हिज एफर्ट टू स्प्रेड बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये एक दिव्य वदना है, एक बुद्धिस्ट किताब है जो कि इंफॉर्मेशन देती है अशोक के बारे में और उसके स्प्रोट्स के बारे में कि उसने किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। एंड आगे हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशंस दीज पार्ट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट वी कैन नॉट से दैट कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी बहुत अपना महत्व रखता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। सो लेट्स गो एंड नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, अशोक एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अशोक के कुछ अभिलेख हैं, कुछ ग्रंथ हैं, तो उन सभी चीज़ों से क्या है हमें जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख, शिलालेख, वो सभी क्या हैं, यहाँ पर एक पौराणिक ग्रंथ के बारे में है, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में है। देर आर रॉक एडिक्ट्स
वहाँ कई सारे शिलालेख हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, ठीक है, स्तंभ लेख हैं, एंड केव इंस्क्रिप्शंस हैं, गुहा लेख हैं, लोकेटेड एट सेवरल पैलेस इन द इंडियन सब कंटिनेंट. देयर इंपॉर्टेंस came to be appreciated only after their decipheration by James Prinsep in 1837, and also the identification of Ashoka is the author of these edicts in the beginning of the 20th century. Majority of them are in the nature of Ashoka's proclamations to the public at the large, and only a small group of them describe his own acceptance of Buddhism and his relationship with the Sangha community. Though Prakrit was the language used in them, the script varied from region to region. Kharoshti in the northwest, Greek, Aramaic in the west, and Brahmani in the east of India. आर्चोलॉजिकल सोर्स की हम जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो इन आर्चोलॉजिकल सोर्स में हम मौर्य काल की बात करेंगे, और मौर्य काल के बारे में ये आर्चोलॉजिकल सोर्स में सबसे पहले हम जानते हैं कि मौर्य डायनेस्टी में या मौर्य पीरियड के अंदर अशोक के अभिलेख, अशोक के लेख जो भी हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वहाँ पर क्या है, अशोक के द्वारा मौर्य काल से संबंधित कई सारे शिलालेख मिलेंगे, कई सारे स्तंभ लेख मिलेंगे, कई सारे गुहा लेख मिलेंगे, जो कि अलग अलग भारतीय क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं, अलग अलग महाद्वीपों पर बने हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए हैं. और उनका मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो इम्पोर्टेंसी है वो उनको उसको उद्घाटित किया गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 के टाइम में. तो इन सब अभिलेखों और इन लिपियों के बारे में, सबके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे, जिसमें क्या है, इन अभिलेखों में प्राकृत भाषा का यूज किया गया है और खरोष्टी लिपि का यूज किया गया है. कौन सी लिपि का? खरोष्टी लिपि का यूज किया गया है, ठीक है, प्राकृत भाषा का यूज किया गया है. एंड जो खरोष्टी लिपि है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में यूज किया गया, एंड ग्रीक एंड एरमाइक जो लिपि है इन द वेस्ट में, पश्चिम में यूज किया गया, एंड ब्राह्मी लिपि है वो ईस्ट ऑफ इंडिया में यूज किया गया. अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन दिस लिपियाँ जो ये लिपि हैं, कहने का मतलब ये लैंग्वेज है, इस लिपि हैं, ये बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पहले भी पूछे गए हैं. आगे बात करते हैं अदर इंस्क्रिप्शंस की, जो अन्य चीज़ें हैं, अन्य लेख हैं, उनके बारे में. अगर चलते हैं आगे, जूनागढ़ रॉक, जूनागढ़ का जो अभिलेख है, शिलालेख, इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रद्रमन सोगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, एंड माई स्थान इंस्क्रिप्शन इन बोगाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश. All these are directly concerned with the Mauryan period, and though they are believed to be not necessarily those of Ashoka. कहने का मतलब है कि ये अन्य ग्रंथों के रूप में हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यानी जो आपका जूनागढ़ का शिलालेख है, जो कि रुद्रद्रमन के बारे में है, हमें सूचना देता है जूनागढ़ शिलालेख, ये जूनागढ़ अभिलेख. और इसके अलावा हम बात करें, लोरिया नंदगढ़ अभिलेख है आपका चंपारण में, रामपुरवा अभिलेख है, दिल्ली मेरठ में भी स्थित अभिलेख हैं, ठीक है. प्रयाग स्तंभ लेख है जो कि इलाहाबाद में स्थित है. कई सारी चीज़ें हैं डिफरेंट जो कि अशोक के टाइम पीरियड के बारे में बताती हैं, उनकी महानता के बारे में बताती हैं. आगे चलते हैं कि किस तरीके से आगे इनका यूज किया गया है. अब आपने पढ़ लिया होगा, समझा होगा थोड़ा सा कि खरोष्टी लिपि और अदर इंस्क्रिप्शंस क्या हैं. मटेरियल रिमेंस की बात करें, मटेरियल रिमेंस की बात करते हैं, जो अवशेष बचे हैं उनके आधार पर भी हमें कुछ जानकारियाँ मिलती है. वुडन प्लेसेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एंड सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क्ड कोइंस फाउंड इन कुम्हार पटना एंड अदर प्लेसेस आर मटेरियल रिमेंस ऑफ द. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको मतलब एक 5 प्रकार की
से खोदी हुई मतलब एक मुद्रा मिली हुई है, और उस मुद्रा में के बारे में उस मुद्रा से भी हमें मौर्य डायनेस्टी या मौर्य काल के बारे में, मौर्य पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का जो आपका था मौर्य डायनेस्टी के बारे में। ये सारे सोर्स हैं जो कि आपको अवेलेबल हैं, आपको बताते हैं कि अबाउट द मौर्य पीरियड के बारे में 322 बीसी से स्टार्टिंग से लेकर के पूरा टाइम पीरियड के बारे में आपको डिस्कशन देते हैं। तो आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में अभी हम इनको बाद में पढ़ेंगे। जो इनके कंटेंट हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, इनको थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से मौर्यों का अस्तित्व आया और इनका हिस्ट्री को समझते हैं। ओरिजिन ऑफ द मौर्याज, द पुराणास डिस्क्राइब देम एज शूद्राज। यानी मौर्यों की जो उत्पत्ति है वो किस तरीके से हुई है, मौर्यों के उत्पत्ति से संबंधित, मौर्यों के ओरिजिन से संबंधित कई सारे डिस्प्यूट्स हैं जो हमारे बीच में फेमस हैं। द पुराणास डिस्क्राइब देम एज शूद्राज, कहने का मतलब है कि जो पुराण है वो मौर्यों को एक शूद्रों के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि मुद्रा राक्षसम जो कि एक विशाख द्वारा रचित एक रचना है, यूज द टर्म्स ब्रिशल कुलीना ऑफ लॉ ऑफ क्लेम। ठीक है, यानी इनको जो इनके लिए ब्रिशल और कुलीना जैसी शब्द यूज करते हैं मुद्रा राक्षस में। The classical writers such as Justin describe Chandragupta only as a man of humble origin। जो क्लासिकल राइटर है जो जैसे कि जस्टिन है, तो ये सभी लोग क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उनको एक हम्बल ओरिजिन के बारे में शो आउट करते हैं। और जो जूनागढ़ का अभिलेख है वो रुद्रद्रमन के बारे में बताता है और सम डायरेक्ट एविडेंस देता है, हमें सजेस्ट देता है मौर्य डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, या फिर वेश्यों के इतिहास के साथ में मौर्यों को जोड़ते हुए बताता है। द बुद्धिस्ट वर्क ऑन द अदर हैंड ट्राई टू लिंक द मौर्य डायनेस्टी विद द शाक्य क्षेत्रीय क्लैन टू विच बुद्धा बिलोंग्ड। अकॉर्डिंग टू देम द ओरिजिन फ्रॉम विच द मौर्याज केम was full of peacocks and hence they came to be known as Mauryas. It is obvious from this that the Buddhists were trying to evaluate the social position of Ashoka, their patrons and his predecessors। यहाँ पर क्या है कि बुद्धिस्ट वर्क ऑन देयर अदर हैंड ट्राई टू लिंक द मौर्य डायनेस्टी विद द शाक्य क्षत्रिय। ठीक है, शाक्य वंश के क्षत्रियों के साथ में भी कई अलग तरीके से मौर्यों का जो मौर्य वंश है उसको जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि कई सारे बुद्ध हैं जो कि इनके क्लोन हैं, वो रिलेटेड हैं शाक्य क्षत्रिय वंशों से। अकॉर्डिंग टू देम द रीजन फ्रॉम विच द मौर्यस केम वाज फुल ऑफ पिकॉक मोर। और अन्य किसी कारणों से, अन्य कई क्षेत्रों से इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है कि जो मौर्य की उत्पत्ति है वह मोर से हुई है और वो उनका इसी वजह से उनको मौर्य कहा जाता है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस दैट द बुद्धिस्ट वर ट्राइंग टू इवैल्यूएट द सोशल पोजीशन ऑफ अशोका एंड हिज प्रेडेसर्स। यानी उसके बारे में, अशोक के बारे में कई सारी जो सामाजिक स्थितियां हैं उनको बुद्धिस्टों के द्वारा शो आउट करने का प्रयास किया गया। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द मौर्याज बिलोंग टू द मौर्य tribe and were certainly of a low caste, though it is not clear as to which low caste। हाँ, इस चीज़ के ऊपर कई सारे कंक्लूजन है, कई सारे कथन हैं, कई सारे निष्कर्ष हैं जो कि इस बात को बोलते हैं कि मौर्य जो है, मौर्य जनजाति है या मौर्य एक जनजाति है या मौर्य जाति है, या फिर निश्चित तौर पर ही मौर्य जो हैं वो एक लो कास्ट से बिलोंग करते हैं। और लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि लो कास्ट में वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी टू 298 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा। अब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या क्या हुआ अभी समझते हैं। चंद्रगुप्ता dethroned the last Nand ruler Dhananand and occupied Patliputra in 322 BC with the help of Kautilya Chanakya।
चंद्रगुप्त ने क्या किया कि जो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था उसे डिथ्रोन कर दिया, उसे हरा दिया एंड ऑक्यूपाइड पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र पर अपना कब्जा कर लिया था चाणक्य की मदद से। किसकी मदद से? चाणक्य जी की यानी कौटिल्य जी की मदद से, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी है। इन 305 चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटेड। 305 में अलग अलग डेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पीरियड है। 305 में उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सरेंडर्ड ए वास्ट टेरिटरी इंक्लूडिंग एरिया हेराट एंड एरेचोसिया एंड कंदार, गेड्रोसिया, बलूचिस्तान एंड पारोपेनिशेड, Kabul in return for 500 elephants, according to treaty between Chandragupta and Seleucus. The Hindu Kush become boundary between their states. अब समझते हैं कि 305 में आखिर हुआ क्या था। एटलीस्ट व्हाट हैज बीन गोइंग टू बी वॉच इन 305 BC चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया एंड सेल्यूकस निकेटर ने भी क्या किया, एक बहुत बड़ा जो एरिया होता है, हेरात है ना, और एक आर्कोशिया है कंधार में पड़ता है एंड गेड्रोसिया है जो बलूचिस्तान में पड़ता है एंड पेरोपेनिशेड है जो काबुल में पड़ता है, वो सब 500 हाथियों के बदले में अशोक को लौटा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को लौटा दिया। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस द हिंदुकुश बिकेम बाउंड्री बिटवीन देयर स्टेट। यानी दोनों के बीच में क्या है कि काबुल, गंदार, हेरात, मकरान है जो चंद्रगुप्त को दे दिए गए और युद्ध की संधि कर ली गई। और मौर्य के साथ हुई संधि के अनुसार उन्होंने क्या किया, 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भेजे एंड सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, गंदार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। आगे बात करते हैं कि मेगस्थनीक वॉज ए ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय सेल्यूकस निकेटर। मेगस्थनी जो कि एक महान ग्रीक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही भारत आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भेजा गया था। चंद्रगुप्त बिकम ए जैन एंड वेंट टू चंद्रगिरी हिल, श्रवणबेलगोला, कर्नाटका विद भद्रभाव वेयर द डाइड बाय स्लो स्टारवेशन, काया कलेश या संलेखन। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैनी बन गए और वो उन्होंने भद्रभाव को अपना गुरु बना लिया और गुरु भद्रभाव से उन्होंने इस चीज़ की शिक्षा प्राप्त की और वो चंद्रगिरी नामक की एक पहाड़ी पड़ती है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, वहाँ पर भद्रभाव के साथ में चले गए और वहाँ संलेखन एक विधि होती है जैन धर्म में, जहाँ मुक्ति प्राप्त करने की एक विधि बोला जाता है, तो उस विधि के तहत उनकी क्या है वहाँ मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं। Under Chandragupta Maurya, for the first time, the wall of northern India was united. यानी कहने का मतलब ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान जो उत्तरी भारत है, पूरा का पूरा संपूर्ण उत्तरी भारत है, वो एक सूत्र में बंध गया था एंड ट्रेड फ्लोरिस्ड, एग्रीकल्चर वॉज रेगुलेटेड, वेट एंड मेजर वर्ड्स स्टैंडर्डाइज्ड एंड मैनी कम इनटू यूज। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे नए नए जो तरीके थे वो सामने आए और उन्होंने मतलब जो वजन को मापना, तोलना, एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित कई सारे उत्थान के कार्य किए गए। कई सारे जो मेजरमेंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड बनाने थे, मापक बनाने थे, वो सभी बना लिए गए और धन का एक उचित जो यूज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में देखने को मिलता है। Taxation and sanitation and famine relief become the concern of the state
मतलब एक कर के बारे में एक अलग ही पहचान बन गई थी जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जब रहा था। एंड पाटलिपुत्र की तो सैनिटाइजेशन और फैमिली रिलीफ में मतलब एक अलग ही पहचान थी इस स्टेट की। अब आते हैं, बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसारा 298 BC टू 273 BC। चंद्रगुप्त मौर्य was succeeded by his son बिंदुसारा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था बिंदुसार। एंड बिंदुसार नॉन द ग्रीक एज अमित्र घात derived from the संस्कृत वर्ड अमित्र घात, slayers of fish, is said to have carried his arms to the Deccan up to Mysore। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाने लगा और अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। Bindusar asked Antiochus I of Syria to send some sweet wines, derived figs, and a sophist. Antiochus I sent wine and fig, but politely replied that Greek philosophers are not for sale। अब देखिए, यहाँ कुछ ऐसी घटना है जिसके बारे में आपसे बात करना जरूरी है। सीरियन का एक नरेश था एंटियोकस। क्या नाम था उसका? नाम एंटियोकस। तो क्या है कि एंटियोकस सीरियन नरेश को ने बिंदुसार दरबार में डाइमेकस नाम का एक राजदूत भेजा था। ये आप सभी को याद भी होगा, डाइमेकस नाम का राजदूत भेजा था। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। ठीक है। और ये क्या है कि इन्होंने सीरियन नरेश से सीरियन नरेश एंटियोकस से इसने बिंदुसार ने क्या है कि कुछ मिठाइयाँ हैं, कुछ शराब है, कुछ ऐसी जो विलासिता से संबंधित चीज़ें हैं, तो उन सभी चीज़ों को भिजवाने के लिए कहा। और कुछ मतलब और उसके बदले में ग्रीक फिलोसफर उसके दरबार में भेजने को कहा था। तो इसी वजह से क्या है, जो सीरियन नरेश एंटियोकस है, उन्होंने जो बिंदुसार है उसके दरबार में डाइमेकस को भेजा था। बिंदुसार पेट्रोनोइज आजीविकास, यानी आजीविक संप्रदाय का अनुयायी बन गया था बिंदुसार। अशोक की बात करते हैं। बिंदुसार के बाद में कौन आया? अशोक आया, जो कि हमारे आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है। Ashok 273 BC to 232 BC. It happens from the available evidence Buddhist literature mainly that there was a struggle for the throne among the princes on the death of Bindusara। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। और according to Buddhist tradition, Ashoka usurped the throne after killing his 99 brothers and spread Tissa, the youngest one, Radhagupta, a minister of Bindusara, helped him in fratricidal struggle। यानी एक बुद्ध परंपरा के अनुसार ये कहा जाता है कि जो अशोक के सिंहासन से संबंधित कुछ चर्चाएं हैं कि अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स की हत्या की थी, तब जाकर के वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है। और उन्होंने ये मतलब उनका एक राधागुप्त नाम का एक सेनापति था, जिसकी हेल्प की सहायता से उन्होंने भाइयों की हत्या की थी। दिस वार ऑफ सक्सेशन अकाउंट्स फॉर interregnum of 4 years, and only after securing his position on the throne Ashoka had himself formally crowned in 269 BC। अभी बात करते हैं कि 269 BC में अशोक ने खुद को क्या किया, पूरी तरीके से मगध का राजा घोषित कर दिया। और दिस वार ऑफ सक्सेशन अकाउंट ऑफ इंटरजेनम ऑफ 4 years, 4 सालों के लगातार युद्ध संघर्ष के चलते हुए उसके बाद में उन्होंने अपनी स्थिति को बयां करते हुए सिंहासन को लेकर के उन्होंने 269 में
269 BC में अपने आप को राजगद्दी पर बिठा दिया। अंडर अशोका द मौर्य एम्पायर एंड रीच इट्स क्लाइमैक्स। अशोक के साम्राज्य में जो मौर्य शासन था वो काफ़ी लेवल पर काफ़ी ऊंची विविधता के साथ में फला फूला। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द वॉल ऑफ द सब कंटिनेंट लिविंग आउट ऑफ द एक्सट्रीम साउथ वाज अंडर एम्पीरियल कंट्रोल। और पूरा का पूरा जो एक मतलब अशोक का टेरिटरी क्षेत्र था वो पूरा क्षेत्र है, उसके अंदर कई सारे ऐसे विकास कार्य हुए या ऐसे कुछ परिवर्तन हुआ जो कि पहले कभी हुआ नहीं था। आगे बात करते हैं कि अशोक के द्वारा क्या क्या किया गया। अशोक के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ उनके कार्यों के बारे में। तो अशोक शब्द की जानकारी मिलती है मस्की माइनर रॉक एडिक्ट, यानी मस्की और एक गुजर अभिलेख है जिसमें से मस्की अभिलेख से मस्की शिलालेख अभिलेख से अशोक के नाम का अशोक पता चलता है। ये याद रखना है कि मस्की अभिलेख से अशोक के नाम का पता कौन से अभिलेख से चलता है। मस्की माइनर रॉक एडिक्ट से पता चलता है कि उसका नाम क्या था, अशोक था। आगे बात करें, देवनाम प्रियास अशोका राजास। देवनाम प्रियास अशोकास राजा। देवनाम प्रिय के नाम से भी अशोक को जाना जाता था। और ये बात हमें पता चलती है गुजर अभिलेख से। किस अभिलेख से? गुजरा अभिलेख से। और मास्की अभिलेख से हमें अशोक के नाम के बारे में पता चलता है। राजा अशोक के नाम के बारे में किससे पता चलता है? तो ये होता है निटन्यूल, एक निटल्यूर है जो कि ये भी एक अभिलेख है, उसके द्वारा हमें क्या है इसके राजा अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। राजा अशोक देवनाम प्रिया के बारे में, फिर ये युदे गोलम एक अभिलेख है उससे मिलती है इसकी जानकारी। एंड प्रियदर्शी राजा मगध, ये इसके बारे में बाबरू अभिलेख से। पियादाशी राजा, ये मिलती है आपके बराबर की पहाड़ियों से। पियादाशी जो कि कंधार की शिलालेख से मिलता है। अशोक मौर्य जो कि आपका रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अशोक वर्धमान, ये पुराणों से जानकारी मिलती है। इसके अलग अलग नाम कई सारे अभिलेख में अलग अलग मिलते हैं। अशोक फॉर द कलिंगा वॉर इन 261 BC इन 9th years ऑफ हिज कोरोनेशन, यानी उसके सिंहासन पर बैठने के 9 साल बाद में उसने क्या किया है, उसने 8 वर्ष बाद में यानी 9 साल बाद में, कई सारी बुक्स में 8 साल लिखा हुआ है, 8 साल बाद में या 9 साल बाद में अपने सिंहासन पे राजगद्दी पर बैठने के बाद में 261 BC में उसने क्या किया, कलिंग का युद्ध किया था। किसका युद्ध किया था? कलिंग का युद्ध किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द किंग वॉज moved by the massacre in this war and therefore abandoned the policy of physical occupation in favor of policy of culture conquest, in other words, and Behri Ghosh Bhrag Ghosh was replaced the Dhamm Ghosh। अब देखो यहाँ पर हम कुछ बातों को समझेंगे। कुछ बातों को समझने में हम यहाँ एक चीज़ को देखते हैं कि 261 BC में अशोक ने क्या है, कलिंग का एक युद्ध लड़ा था। तो वही कलिंग का युद्ध है जो कि उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना के तौर पर जाना जाता है। 261 में उन्होंने जब यह युद्ध लड़ा था तो 261 में इस कलिंग के युद्ध के दौरान उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उस हृदय परिवर्तन के बारे में हमें कई शिलालेखों से जानकारी मिलती है। और हृदय परिवर्तन के दौरान उन्होंने किस तरीके से बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और उसके अनुसार फिर उस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काम किया है। तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन है। और जो कलिंग की राजधानी थी तौशली, उस पर अधिकार कर लिया था इन्होंने जब ये अपने सिंहासन के 9 साल बाद में इन्होंने 261 BC में कहने का मतलब है कलिंग का युद्ध लड़ा है। और फिर उसके बाद में उन्होंने ब्रह्म घोष और जो कि अब दम घोष के नाम से इन्होंने प्रचलित करवा दिया।
13वें अभिलेख में इसका उल्लेख कर दिया। आगे चलते हैं, अशोक के धम्म के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है जो उत्तरी मौर्य काल है और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में। दोस्तों मैं पूरा पढ़ाऊँगा, पूरी हिस्ट्री लेकर आऊँगा, लेकिन पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि आज की क्लास यहीं तक है और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ें लेकर आऊँगा मैं। तो दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो मैं इंग्लिश में वीडियोज़ लाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट की ये बहुत प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश में स्टडी नहीं कर पाते हैं। टीचर्स हैं जो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं लेकिन उनको टोटली इंग्लिश चाहिए, तो उस तरह का सिस्टम है। आप जैसा बताओगे मैं टोटल इंग्लिश में भी लाने को तैयार हूँ और बाइलिंगुअल भी लाने को तैयार हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।